गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं नीरज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो शीट डिस्कस करते हैं। शीट का टाइटल है बटर वुड नॉट मेल्ट इन हिज माउथ। भाई इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है टू बी काम इन एनी सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में ठंडे दिमाग से रहना, उसी चीज़ को ये बोलते हैं टू बी काम इन एनी सिचुएशन। इस इडियम का यही मीनिंग होता है कि भाई परिस्थिति चाहे कैसी भी आए, आप अपने दिमाग की सुध-बुध नहीं खो रहे हो। याद करने की बारी आई तो इसे याद करना तो बहुत ही आसान था। बटर, भाई बटर देख के सभी के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन ये क्या कह रहा है जी कि कोई बंदा है जिसके मुंह में बटर देख के भी पानी नहीं आएगा, क्योंकि वो बंदा काम है, वो अपने माइंड पर कंट्रोल रख सकता है। इस तरीके से याद कर लो। आगे बढ़ते हैं जी। कुछ इडियम्स दी हैं, कुछ एरर दी हैं। बहुत ही आसान सी शीट है, आओ एक बार ही देखते हैं। Mrs. March was afraid of leaving the student teacher with her third period class because she feared that the student teacher was a bit too green to be left alone with such a wild bunch। भाई इससे सीखने वाली बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखो एक बार ही देखते हैं। देखो यहाँ पर ना कोई बच्चा, वैसे तो यहाँ एरर मार्क करने वाली बात ही नहीं थी, ये तो इडियम का मीनिंग बताना था, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को शायद लगा हो कि स्टूडेंट टीचर में कुछ गड़बड़ है। भाई स्टूडेंट टीचर बिल्कुल ओके है, कंपाउंड नाउन की तरह इसने यूज़ किया है। कंपाउंड नाउन में क्या होता है? आगे भी नाउन होता है, पीछे भी नाउन होता है। आगे वाला नाउन एडजेक्टिव की तरह काम कर जाता है, तो ये भाई कंपाउंड नाउन की तरह इसने यूज़ करा था, बिल्कुल ओके था, कोई भी एरर नहीं था। इसके अलावा एक सीखने वाली मुझे तो और चीज़ दिखी, मुझे एक और चीज़ दिखी, टू और टू। भाई ये जो टू और टू होता है ना, इसका भी कुछ मीनिंग होता है। ये क्या करता है बच्चों? जनरली नेगेटिव सेंस देता है, या जनरली क्या हर बार ही नेगेटिव सेंस देता है। जैसे क्या कहते हैं, वाज ए बिट टू ग्रीन टू बी लेफ्ट अलोन। भाई इतनी ग्रीन है, ग्रीन का मतलब ये नहीं है हरे रंग के, ग्रीन का कुछ इडियम में मीनिंग होता है, अभी बता देंगे, डिस्कस करते हैं। भाई ऐसी है कि उससे तो अकेला छोड़ा ही नहीं जा सकता। यहाँ से ग्रामर का रूल आया जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। this sum is too difficult to be solved। भाई ये सम तो जो है इतना डिफिकल्ट है कि इसे सॉल्व ही नहीं किया जा सकता। इसका मीनिंग ये होता है, देखो एक ये टू दिखा और एक ये टू दिखा, जब ये इस तरह का पेयर दे दे तो जो आगे काम दिया है वो हो ही नहीं सकता। उस सेंस में कहता है कि भाई इतनी वो है कि उसे तो बच्चों के साथ में अकेला छोड़ा ही नहीं जा सकता। तो क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? क्योंकि इस ग्रीन का मतलब होता है जी अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिसे एक्सपीरियंस ही नहीं है, नोविस हो, जिसे बिल्कुल भी कोई चीज़ का मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, न्यू है समथिंग। तो वो भाई अभी नई नई टीचर बनी होगी और उसे एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए वो कह रही है दूसरी वाली टीचर की उसे क्लास के साथ तो नहीं छोड़ सकती। क्यों नहीं छोड़ सकती? एक तो वो अनएक्सपीरियंस्ड है, दूसरा जो ये हमारे बच्चे हैं ये कैसे हैं, ये वाइल्ड बंच है। बच्चे तो शैतान ही होते हैं, तो ये बच्चे और भी ज़्यादा शैतान हैं। ठीक है, आओ एक बारी देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो भाई इस इडियम का तो सीधा सा ही मीनिंग लग गया कि वो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड है, न्यू है, इसीलिए ये इसको क्लास में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। बाकी ऑप्शंस पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़वा देता हूँ। भाई स्टूडेंट से टीचर कब से जेलस होने लग गई, यूं ही कट कर देते। और नाइस भी नहीं थी भाई, नाइस भी नहीं थी। क्या आना था? सिक टू हैंडल दी चिल्ड्रन। हाँ, यहाँ तो ये होता है कि वो इरिटेट है इन बच्चों से, इन्हें हैंडल करना ही नहीं चाहती, लेकिन वो तो भाई पहली बार ही इन बच्चों से मिल रही है, तो इरिटेट कहाँ से हो गई? इसका आंसर ए लगता। एक बार आगे बढ़ते हैं। आई नो दैट कैथरीन हैज़ बीन रियली अनप्लीजेंट टुवर्ड्स यू एल्विन, बट टेक इट विद ग्रेन ऑफ सॉल्ट, शी इज़ मीन टू एवरीवन। कहता है भाई मुझे पता है जो ये कैथरीन है ना, ये तेरे साथ अनप्लीजेंट है, ढंग से व्यवहार नहीं करती, लेकिन बट कैसी सेंस देता है जी? कॉन्ट्राडिक्शन की। लेकिन इसे ना टेक इट विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लो इसको, क्योंकि वो तो सभी के साथ ऐसा व्यवहार करती है। शी इज़ मीन टू एवरीवन, भाई सभी के साथ वो इस तरीके से रूड रहती है। इस इडियम का क्या मीनिंग होता है जी? इस इडियम का क्या मीनिंग होता है? एक ऐसी ही तो इडियम हमने करी थी, टेक इट विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट की थी क्या? आपको तो याद नहीं, मुझे तो याद है। टेक इट विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट की थी। इस इडियम में भी तो यही कहता था। इसका क्या मीनिंग होता था कि भाई इस बात को पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लो, यानी इस बात पर ज़्यादा गौर मत करो, मजाक मजाक में इस बात को ले लो। तो ये भी वही चीज़ है, सेम मीनिंग। कहता है भाई उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान मत दो, उसको यूं ही मजाक में ले लो या फिर इग्नोर करो इस उसके ऐसे बिहेवियर को। तो इसका क्या आंसर बन जाता है? इसका आंसर बन जाता है
एल्विन शुड ट्राई हार्ड टू गेट ऑन कैथरीन गुड साइड, नहीं ऐसा नहीं कहता। एल्विन शुड बी वरीड दैट कैथरीन इज नॉट ट्रीटिंग हिम काइंडली, नहीं भाई वरी तो था ही, तभी तो उसको समझा रहा है कि यह कोई परेशानी वाली बात नहीं, वो तो सभी के साथ ऐसी है। इसका आंसर होता जी फोर्थ, एल्विन शुड नॉट बी कंसर्न्ड अबाउट हाउ कैथरीन इज ट्रीटिंग हिम। कहता है भाई परेशान मत हो, चाहे तुझे वो कैसे भी तेरे साथ व्यवहार करे, क्योंकि वो लड़की तो सभी के साथ इस तरीके से व्यवहार करती है। ठीक है, आगे बढ़े भाई। सेलिंग लाइक हॉट केक, इसका मीनिंग क्या होता है? Ever since country western supergroup, the mountain boys started wearing stovepipe hats. Those hats have been selling like hot cake. भाई कह रहा है जब से उन्होंने माउंटेन बॉयज़ ने ये वाली कैप या हैट्स को पहनना शुरू करा है, ये सेलिंग लाइक हॉट केक्स की तरह बिक रही है। सेलिंग लाइक हॉट केक, भाई इसके अंदर खुद ही दिखा रहा है सेलिंग लाइक हॉट केक का मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें बिक जाना, मतलब समथिंग इन डिमांड। भाई इतनी जल्दी वो चीज़ बिक रही है कि उसकी स्टॉक ही ख़त्म हो जाता है, डिमांड ख़त्म नहीं हो रही। तो ऐसा क्या आंसर है? ऐसा आंसर तो फर्स्ट ही है जी। दिस मीन्स दैट स्टोव पाइप हैट्स हैव बीन सेलिंग क्विकली। याद रखना बिल्कुल आसान सा ही है भाई, सेलिंग इसके अंदर दिया, सेलिंग इसके अंदर, जो ये जल्दी जल्दी बिक रहा है। और याद कैसे रखोगे जल्दी जल्दी? भाई कोई चीज़ है हॉट केक वगैरह, केक तो वैसे हॉट नहीं होता, लेकिन इस हॉट केक को आप किसी ब्रेड वगैरह से रिलेट करो तो कहते हैं ये गरम ब्रेड है। हम कोई भी चीज़ लाते हैं तो हम क्या कहते हैं? भाई गरम गरम हमें दे दो, जल्दी से हमें गरम गरम दे दो, बाद में ठंडी ना हो जाए वो चीज़। तो इसी तरीके से वो चीज़ बिक रही है भाई, ठंडी हो ही नहीं रही, गरम गरम ही वो चीज़ फटाफट आउट हो रही है। इस सेंस में ये इडियम यूज़ होती है। ठीक है, दिस मीन्स दैट द स्टोव वाइफ हैव बीन सेलिंग स्लोली। हाँ स्लोली क्यों भाई, वो तो गरम गरम बिक रही है, एवरेज पेस भी नहीं, और हैड्स हैव नॉट बीन सेलिंग ये भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं जी, हैव्स हैड नॉट बीन सेलिंग, ठीक है गलत। हाँ, आफ्टर प्रोमिसिंग टू गो टू बेथ्स पेरेंट्स कैबिन फॉर द वीकेंड, मोली गॉट इन्वाइटेड टू द कूलेस्ट पार्टी ऑफ द ईयर एंड नाउ मोली इज रियली इन ए पिकल। भाई पिकल क्या होता है बच्चों? पिकल क्या होता है? पिकल तो अचार नहीं होता क्या? एक तरह का अचार होता है। अब आप एक बात बताओ, इन ए पिकल, अगर कोई ऐसा कमरा हो जिसमें बहुत सारा अचार हो और आप उसके अंदर चले जाओ तो कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा, आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाओगे। इमेजिन करो फर्श पर भी अचार है, इधर उधर अचार बिखरा पड़ा है, तो आप उस सिचुएशन के अंदर फंस गए एक तरह से, तो आप इरिटेट हो जाओगे उस चीज़ से। तो इनएपिकल का मीनिंग ये होता है कि किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन, किसी बैड सिचुएशन में फंस जाना। देखें ऑप्शंस, दिस मीन्स दैट नो मैटर वट हैपन्स थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट फॉर मोली, नहीं वो तो फंस चुका है। दिस मीन्स दैट मोली स्टक इन ए डिफरेंट सिचुएशन, दिस मीन्स दैट मोली हैज़ रियली बिकम पॉपुलर, दिस मीन्स दैट मोली स्मेल्स लाइक विनेगर, नहीं इसका बी आंसर था भाई, वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर फंस गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रोकोडाइल टीयर्स, भाई ये तो बहुत बार सुनते आए हैं। इवन दो लुकास हैड बीन बुलिंग द न्यू किड सिंस द बिगनिंग ऑफ द ईयर, लुकास शेड हिज क्रोकोडाइल टीयर्स। भाई बुली का मतलब होता है परेशान करना, बुली का मतलब होता है परेशान करना, इरिटेट करना किसी को। ठीक है, शेड हिज क्रोकोडाइल टीयर्स, शेड हिज क्रोकोडाइल टीयर्स। ठीक है, शेड हिज क्रोकोडाइल टीयर्स का क्या मीनिंग होता है बच्चों? हिंदी में नहीं कहते मगरमच्छ के आंसू बहाना, मतलब आप किसी चीज़ के लिए रिग्रेट शो कर रहे हो, लेकिन आपको सच में उस चीज़ के लिए रिग्रेट है नहीं, होता नहीं है। हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम जिसका हम बुरा करते हैं हम उससे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन माफ़ी कब मांगते हैं भाई? जब हमें लगता है कि हाँ मैंने गलती की। एक तो माफ़ी मांगना और एक सिर्फ शो करना, तो उसी तरह से कह रहा है शेड इज क्रोकोडाइल टीयर, भाई मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, उसे वास्तव में कोई पछतावा है नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए बहा रहा है। और ये सेंटेंस तो इतना अच्छा है, हम कई बार अब हमारी लाइफ में भी यूज़ कर देते हैं। किसी पर्सन को कहना हो तो हम कह सकते हैं जी, डोंट शेड क्रोकोडाइल टीयर्स इन फ्रंट ऑफ मी, भाई मेरे सामने तो ये नाटक मत ही कर, मगरमच्छ के आंसू मत बहा। आगे से किसी को ऐसी लाइन बोलनी हो तो यही कहना, डोंट शेड क्रोकोडाइल टीयर्स इन फ्रंट ऑफ मी। अब मुझे एक बात बताओ, ये इडियम बनी कैसे? एक बारी थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करें। क्रोकोडाइल टीयर्स, भाई मगरमच्छ के कोई आंसू होते हैं क्या? आपको पता है बेचारा पानी के अंदर रहता है, और पानी के अंदर आंसुओं का क्या पता चलेगा? अब कोई मगरमच्छ समुंदर से बाहर निकल कर आया है, पानी से बाहर निकल कर आया है, और उसकी आंखें तो ऑटोमेटिक ही गीली है, और कोई कह दे देखो देखो ये तो रो रहा है, तो वैसा होता ही नहीं, वो चीज़ सिर्फ प्रिटेंड की जा रही है। उस वजह से ये इडियम बनी है, इस तरीके से इस इडियम का आविष्कार किया उन लोगों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक बार इसके ऑप्शंस देख लेते हैं भाई कहाँ है। दिस मीन्स दैट लुकास जेनरली फील सॉरी फॉर हिज एक्शन, नहीं भाई सॉरी फील नहीं कर रहा, वो तो सॉरी सिर्फ दिखावे के लिए मांग रहा है। लुकास डिस्प्ले ऑफ सोरो वाज इनसिंसियर, हाँ
जो वो डिस्प्ले कर रहा है ना सोरो का, जो वो दिखा रहा है कि मैं दुखी हूँ, वो इनसिंसियर है, मतलब सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। यही आंसर था और ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो जाते। दिस मीन्स दैट लुकास वाज अफ्रेड ऑफ द प्रिंसिपल ना, दिस मीन्स दैट लुकास वाज अफ्रेड ऑफ द न्यू किड। ठीक है, 20 का आंसर होता। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ बच्चों, कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि वो दिखावा कर रहा है या वो नाटक कर रहा है, तो उसके लिए भी कुछ अच्छे वर्ड हैं मेरे पास जिनको आप अपनी डेली लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हो। एक तो होता है इंटेंड, इंटेंड नहीं, इंटेंड को काट दो, इंटेंड किसी और सेंस में यूज़ होगा। पोर्ट्रे, एक वर्ड लगता है पोर्ट्रे। पोर्ट्रे का मतलब भी होता है भाई दिखाना, आप कोई चीज़ दिखा रहे हो, मतलब सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो। शी ट्राइड टू पोर्ट्रे या फिर प्रिटेंड। पोर्ट्रे भी होता है और एक प्रिटेंड भी होता है, इनका मीनिंग भी सेम ही होता है। प्रिटेंड, प्रिटेंड, एक मिनट, प्रिटेंड की स्पेलिंग प्रिटेंड। ठीक है, ये है। आगे बढ़े। The researchers at the renowned US Berkeley have a long history of pushing the envelope in regards to computer science। भाई pushing the envelope का मीनिंग क्या होता है? pushing the envelope इस idiom का मीनिंग होता है to try something very hard, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड कर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। ठीक है, एक बारी ऑप्शंस देखते हैं। दिस मीन्स दैट द रिसर्चर्स हैव लॉन्ग फॉलोड बिहाइंड अदर्स इन द फील्ड। दिस मीन्स दैट द रिसर्चर हैव लॉन्ग लेड एफर्ट्स इन द फील्ड। भाई बहुत लंबे प्रयास करें, ऐसा होता है ना कि हमने इतनी सारी मेहनत करते हैं तभी तो सफलता मिलती है, यानी बहुत लंबे प्रयास करने के बाद उन्हें कंप्यूटर साइंस में ये सफलता उपलब्धि मिली। इसका आंसर ये था। दिस मीन्स दैट दिस रिसर्चर्स हैव केप्ट अप विद ट्रेंड्स इन द फील्ड। नहीं, ये भी नहीं लगता। याद करने की बारी आई तो इसे याद कैसे करोगे? एनवेलोप क्या होता है बच्चों? लिफाफा। एनवेलोप क्या होता है जी? लिफाफा। और ये लिफाफा, लेटर वेटर, ये कौन दे के जाता है? ये डाकिया दे के जाता है। तो भाई आमतौर पर क्या होता है, जो ये डाकिए वगैरह होते हैं ये घर के बाहर फेंक गए, लेकिन एक डाकिया ऐसा है जो घर बंद है ना तब भी खिड़की के अंदर उस चिट्ठी को डाल रहा है, पुश कर रहा है उस एनवेलप को। तो वो अपनी ड्यूटी कैसे कर रहा है? वो लॉन्ग एफर्ट्स लगा रहा है। इस तरीके से लिंक करके इस इडियम को याद किया जा सकता था। आगे बढ़ते हैं जी। कुछ एरर दिए हैं, एक बारी इन सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। क्या कहता है? द टेनर ऑफ द वार्निंग सजेस्ट दैट द साइबर क्राइम विंग में इनिशिएट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट दोज हु पोस्ट ऑफेंसिव मैसेजेस। भाई सीधा सीधा एरर मिल गया। अगर मीनिंग नहीं भी निकाल पाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, एरर तो ग्रामर से मिलता। द आर्टिकल हो जाता, टेनर एक नाउन हो जाता, और ये नाउन हो जाता तो इसके बाद प्रेपोजिशन ऑफ आई, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट वार्निंग आई, इसके लिए ये आर्टिकल आया। इस टेनर के लिए वर्ब कहाँ आई बच्चों? इस टेनर के लिए वर्ब कहाँ है? इस टेनर के लिए वर्ब आई सजेस्ट। अब भाई टेनर सिंगुलर है, क्यों सिंगुलर है जी? क्योंकि इसके पीछे एस नहीं लगा। नाउन के पीछे एस लगा होता है तो प्लूरल होता है, एस नहीं है तो ये सिंगुलर है। ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी लेता? अगर ये सिंगुलर था बच्चों तो वर्ब भी कैसी लेता? सिंगुलर रहता। तो यहाँ सजेस्ट कर सकता था मैं। ठीक है, और इस टेनर का मीनिंग हो गया भाई अभिप्राय की। जिस हिसाब से इन्होंने वार्निंग या चेतावनी दी है ना, उस हिसाब से पता लगता है कि जो साइबर क्राइम विंग है वो उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी जो इनकी आलोचना करे या कोई ऑफेंसिव मैसेजेस पोस्ट करे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ऑफेंसिव मैसेजेस क्या होता है? देखो, ऑफेंसिव का कई बार हम हिंदी में भी कहते हैं, हम किसी को कुछ कह दे उसे बुरा लग जाए तो हम कहते भी हैं डोंट गेट ऑफेंडेड, भाई बुरा मत मानो मेरी बात का। तो इस ऑफेंसिव का मतलब ये है जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा दे, किसी को नाराज कर दे, किसी चीज़ को गुस्सा कर दे, उस तरह के मैसेजेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। However, it ought to be remembered that the police cannot register FIRs for defamation as the offence can only be dealt with by way of the criminal complaints before magistrate and cannot be the subject of a police investigation। भाई कुछ सीखने वाले वर्ड मिले, कुछ सीखने वाले वर्ड मिले तो एक बारी उनको देखना पड़ेगा हमें। एक वर्ड मिला डिफेमेशन। डिफेमेशन देखो, फेम क्या होता है? कहते नहीं है कि आज तो इसके पास बहुत फेम है, यानी वो बंदा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और डिफेमेशन का मतलब उसे बदनाम किया जा रहा है। इसी तरीके से ये वर्ड बना था, क्योंकि डी तो आपको पता है जी नेगेटिव प्रीफिक्स है। फेमस होता है जो प्रसिद्ध हो, और एक होता है बदनाम, जो भाई बदनाम है। प्रसिद्ध तो वो भी है, उसको भी लोग जानते हैं, लेकिन प्रसिद्ध जो है वो अच्छी चीज़ के लिए, और जो बदनाम है वो अपनी किसी बैड क्वालिटी के लिए है। तो भाई उस सेंस में डिफेमेशन बना। फेम मतलब फेमस, वहाँ से मतलब प्रसिद्ध है, और डिफेमेशन का मतलब फेमस तो है लेकिन नेगेटिव चीज़ के लिए है, यानी कि वो बदनाम है। एरर तो भाई सीधा सा मिल गया था, आप लोगों ने सीखा ही है। मोडाल प्लस बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म बच्चों?
मोडाल प्लस बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव फॉर्मेशन चाहिए तो कैन ओनली बी डील नहीं, कैन ओनली बी डेल्ट। ठीक है, और एक और तरीके से देख लेते भाई, यूँ तो मैं हर बार कहता हूँ कि भाई पैसिव वॉइस का रट्टा नहीं मारना, बाय प्रपोजिशन से हमें रट्टा नहीं मारना है। एफ ऑफेंस कैन ओनली बी डील्ड विद वाई कैन ओनली बी डील्ड। हाँ, पैसिव वॉइस का रट्टा नहीं मारना होता, लेकिन फिर भी एक पहचान बता देता हूँ भाई, जो ऑफेंस है वो अपने आप डील हो जाएगा क्या, उसे कोई ना कोई डील करेगा, इसीलिए बाय प्रपोजिशन से इसने जोड़ा। यहाँ पैसिव फॉर्मेशन चाहिए थी और पैसिव फॉर्मेशन यही होती है मोडाल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, कुछ बच्चों को शायद एरर लग गया होगा कि भाई दो प्रपोजिशन एक साथ कैसे, दो प्रपोजिशन एक साथ नहीं है भाई, ये डील विद अलग चीज़ है और ये बाय वे अलग चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहाँ हैं। The government indeed has the power to institute criminal defamation cases through public prosecutors if the alleged defamation is in respect of the official duties of public servant, but such measures does not exactly shore up a regime's popularity। भाई सीधी सी चीज़ थी, कुछ सीखने वाले वर्ड मिल गए। इंडीड तो होता है वास्तव में, इन रियलिटी इसका मतलब वो होता है इन रियलिटी। ठीक है, ये कहता है भाई वास्तव में बात क्या है, सरकार के पास अधिकार है, शक्ति है किसी के ऊपर डिफेमेशन, मान आने का या बदनाम करने का केस दर्ज करवा देना, अगर वो व्यक्ति क्या करता है, किसी ऑफिशियल ड्यूटीज़ में पब्लिक सर्वेंट्स की आलोचना वगैरह कर दे तो। लेकिन एरर क्या मिला, एरर मिला बच्चों डज नॉट का। डज तो एक सिंगुलर वर्ब थी और सब्जेक्ट क्या था, मेजर्स था, मेजर के पीछे एस दिखा था तो ये तो प्लूरल था। भाई जब ये प्लूरल था, भाई जब ये मेजर्स प्लूरल था तो इसके लिए जो वर्ब आनी थी वो भी कैसी आती, वर्ब भी प्लूरल आती, और वर्ब प्लूरल डज नहीं बच्चों, इसके पीछे तो एस लगा था, वर्ब प्लूरल हो जाती डू, यानी मेजर्स डू नॉट एग्जैक्टली शोर अप रिजाइम्स पॉपुलैरिटी। ठीक है, शोर अप का क्या मतलब होता है, शोर अप एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को और मजबूत कर देना, यानी कि टू स्ट्रेंथन समथिंग, किसी चीज़ को और ज़्यादा मजबूत कर देना, उस सेंस में ये वर्ड यूज होता है टू स्ट्रेंथन समथिंग। ठीक है, और रिजाइम्स पॉपुलैरिटी होता है भाई, रिजाइम होता है शासन, शासन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। इन रिस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ क्लैरिफाइड दैट द प्रोपोज्ड एक्शन वुड ओनली बी फॉर र्यूमर, मॉनिटरिंग एंड इंसल्टिंग लैंग्वेज। भाई एक बात बताओ, इन रिस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म, भाई उन्होंने ये कानून बना दिया, इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब इस चीज़ की आलोचना होने लगी तो उसके रिस्पॉन्स में वो क्या कहती है, स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी क्लैरिफिकेशन दी। क्या क्लैरिफिकेशन दी, दैट दी प्रोपोज्ड एक्शन की, भाई जो एक्शन कहा गया है ना वो सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ लिया जाएगा जो इंसल्टिंग लैंग्वेज, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करे, या फिर र्यूमर को मॉनिटरिंग करे, र्यूमर होती है अफवाह को स्प्रेड करे, सिर्फ उसी के खिलाफ ये मैसेज, ये एक्शन लिया जाएगा। एरर की अगर बात आई तो यहाँ एरर दिखा जी प्रेपोजिशन का। फोर तो होता है जब लोगों के लिए कोई चीज़ करी जाए, लेकिन यहाँ तो उनके खिलाफ की जाएगी, जो लोग इस तरह की चीज़ करेंगे उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, तो इस फोर को काट के मुझे क्या प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी, मुझे प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी अगेंस्ट की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव हैज़ रिएक्टेड बाय डेयरिंग द गवर्नमेंट टू जेल हिम फॉर एक्सपोजिंग देयर रॉन्ग डूइंग। भाई जो आरजेडी का लीडर है ये तेजस्वी यादव अपना, ये कहता है कि भाई उसने क्या किया है, हैज़ रिएक्टेड, उसने रिएक्ट किया है गवर्नमेंट को चैलेंज करके कि इसको अंदर करके दिखाए, क्योंकि वो सरकार के रॉन्ग डूइंग, उनके काले कारनामों के चिट्ठे खोल रहा है। तो भाई एरर तो सीधा सा मिला, गवर्नमेंट के लिए देर नहीं क्या लगा देता, इट्स लगा देता, इट्स लगा देता, सिंगुलर हो जाती ना गवर्नमेंट, इसीलिए इट्स लगा देता। आगे बढ़ो। द गवर्नमेंट वुड डू वेल नॉट टू एक्ट ऑन द पुलिस सर्कुलर लेस्ट इट बी सीन एज एन अटेम्प्ट टू suppress their critics and those who make allegations of corruption। कहता है भाई सरकार का उसी में भलाई है, सरकार को उसी समय अच्छा माना जाएगा जो वो पुलिस के कार्यवाही में दखलंदाजी ना करे, नहीं तो इसे इस हिसाब से देखा जाएगा कि ये तो कोशिश कर रहे हैं, सुप्रेस होता है दबा देना, किस चीज़ को दबा देना, जो भी उनकी आलोचना करते हैं उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो एलिगेशंस लगा रहे हैं करप्शंस के
भाई सरकार के ऊपर जो भी करप्शन के आरोप लगा रहे हैं या उनकी आलोचना कर रहे हैं उन्हें दबा दिया जाएगा, इस हिसाब से इस एक्ट को देखा जाएगा। एलिगेशंस तो होता ही है जी आरोप लगाना। एरर की अगर बात आई तो एरर इसके अंदर देखते हैं सुप्रेस देयर क्रिटिक्स, वही पहले वाला ही एरर। गवर्नमेंट थी भाई, गवर्नमेंट के लिए देयर नहीं इट्स लगा देता क्योंकि सिंगुलर थी। सीखने वाली एक और चीज़ आई, शायद कुछ बच्चों को लगा कि लेस्ट के बाद तो शुड आता है। हाँ बच्चों, लेस्ट के बाद शुड आता है, लेकिन हर बार शुड आए ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, लेस्ट के बाद शुड आता है लेकिन हर बार शुड आए ऐसा जरूरी नहीं है। लेस्ट भी तो एक मोडाल था, इसके बाद वर्ब की नेचुरल फॉर्म यानी कि बी आ गई। और लेस्ट किस सेंस में यूज होता है भाई? वर्ब का मूड बताने के लिए यूज होता है। वर्ब आगे लेस्ट के बाद कोई ना कोई वर्ब का क्लोज होता है, ये आगे कोई वर्ब आगे ना, इसे वर्ब का क्लोज बोलते हैं और वर्ब का मूड बताने के लिए यूज होता है। वर्ब के और भी कई तरीके से मूड होते हैं, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो अभी सिर्फ इतना याद रखेंगे कि 3 मूड होते हैं वर्ब के, 3 ही मूड होते हैं जी वर्ब के। एक तो वर्ब का मूड होता है इंडिकेटिव। कैसा मूड होता है जी वर्ब का? वर्ब का कैसा मूड होता है बच्चों? इंडिकेटिव। दूसरे नंबर पर वर्ब का कैसा मूड होता है जी? वर्ब का मूड होता है इम्पेरेटिव। वर्ब का मूड होता है इम्पेरेटिव। और तीसरे नंबर पर जो हमारी वर्ब है उसका मूड होता है सबजंक्टिव मूड। कैसा मूड? सबजंक्टिव मूड। ये 3 मूड होते हैं वर्ब के। अभी के लिए तो बस इन्हीं 3 को देख लो। ठीक है, एक तो इंडिकेटिव मूड, एक इंपेरेटिव मूड, एक होता है सबजंक्टिव मूड। ठीक है, और जब ये लेस्ट लगाया जाता है तो उस केस में सबजंक्टिव मूड माना जाता है उसको। सबजंक्टिव मूड के भी फर्दर 2 तरीके कर दिए जाते हैं। सबजंक्टिव मूड को भी फर्दर 2 तरीके, सबजंक्टिव मूड को भी 2 तरीकों से पढ़ा जाता है। एक होता है प्रेजेंट में और एक होता है जी पास्ट में। कर लेंगे आगे की शीट्स में, प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्टिव मूड था, लेस्ट आ गया इसलिए। लेकिन एरर ये नहीं था कि शुड आए, जरूरी नहीं है हर बार शुड आए, कोई फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, इसने फर्स्ट फॉर्म लगा दी। एक सेंटेंस कहता भी है, एक सेंटेंस क्या कहता है जी? एक सेंटेंस कहता भी है, एक सेंटेंस क्या कहता है? डोंट पुश पीपल टू हार्ड। क्या कहता है बच्चों? डोंट पुश पीपल टू हार्ड। कई बार नहीं होता, हमारा कोई दोस्त बन जाए, हमारा कोई पुराना दोस्त, तो हम उसके ऊपर दबाव डालते हैं कि ऐसे मत कर, तू ऐसे ही कर। तो ये वही बात कहता है कि डोंट पुश पीपल टू हार्ड। भाई लोगों को इतना ज़्यादा मजबूर मत करो। पीपल का मतलब यहाँ है जो आपके दोस्त वगैरह हैं। डोंट पुश पीपल टू हार्ड लेस्ट यू डैमेज क्लोज फ्रेंडशिप्स। भाई लोगों को इतना मजबूर मत करो अपने दोस्तों को, नहीं तो क्या होगा? आप क्लोज फ्रेंडशिप, आपके कुछ अच्छे दोस्तों को क्या कर दोगे? खो दोगे। ठीक है, अब यहाँ भी लेस्ट के बाद मैंने शुड नहीं लगाया तो क्या मेरा सेंटेंस गलत हो गया था? क्या नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि मैंने डैमेज वर्ब की V1 फॉर्म लगा दी थी, ओके था सेंटेंस तो मेरा। आगे बढ़ते हैं। The January 26 parade on the Rajpath in the nation's capital is permanently lodged in the national imagination as the finest republican right। भाई इसके अंदर क्या एरर दिखा? मुझे तो कोई भी एरर नहीं मिल रहा। The January 26 parade on the Rajpath in the nation's capital is permanently lodged। ठीक है, द जनवरी 26 परेड ऑन द राजपथ इन नेशंस कैपिटल इज परमानेंटली लॉज्ड इन द नेशनल इमेजिनेशन एज द फाइनेस्ट रिपब्लिकन राइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ो। द रिचुअल इज डिजाइन टू अंडरलाइन द रिपब्लिकन नेचर ऑफ आवर गवर्निंग अरेंजमेंट बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग टू आवर सेल्व्स एंड टू द वर्ल्ड दैट द आर्म्ड फोर्सेज formal offer salute and respect to the civilian authority symbolized by the president of India। देखते के साथ एरर मिल गया। सैल्यूट को कैसे ऑफर कर रहे हैं? फॉर्मल सैल्यूट होता, लेकिन ऑफर कर रही है आर्म फोर्सेज। यहाँ पर तो ये जो ऑफर था ये वर्ब की तरह काम कर गया। और वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा बच्चों? वर्ब को क्वालिफाई एडजेक्टिव करेगा क्या? वर्ब को क्वालिफाई करेगी एडवर्ब। तो यहाँ फॉर्मली लगा देता, ly लगा देता, इसके पीछे सेंटेंस करेक्ट हो जाता। आगे बढ़ते हैं। दिस थीम विल बी रीअफर्म्ड दिस ईयर ऑल्सो नॉट विद स्टैंडिंग दैट द ट्रेडिशनल परेड हैज ओवर द ईयर्स बीन यूज्ड टू शोकेस इंडिया मिलिट्री माइट। ठीक है, इंडिया मिलिट्री माइट। भाई एक बात बताओ,
इंडिया मिलिट्री माइट नहीं, इंडिया मिलिट्री माइट नहीं, जो इंडिया है वही मिलिट्री थोड़ी है। भारत की सैनिक शक्ति, यानी माइट का मतलब होता है जी पावर, माइट का मतलब होता है पावर। कैसे याद रखोगे इस वर्ड को? बहुत बार हमने बचपन में सीखा भी था। क्या सीखा था बचपन में? हमें हमेशा कहते थे, हमारा कोई छोटा भाई बहन होता था, जब हम उसकी कोई चीज़ छीन लेते थे तो मम्मी कहती थी ऐसे थोड़ी चलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही वाला काम यहाँ थोड़ी है। माइट इज़ ऑलवेज राइट, ऐसी एक इडियम, ये फ्रेज नहीं लगता? माइट इज़ ऑलवेज राइट, भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ताकतवर व्यक्ति हमेशा ही सही है, चाहे वो गलत काम ही क्यों ना करे, इस तरीके से कहा जाता था। तो इस माइट का मतलब होता है जी पावर। अब भाई इंडिया की सैनिक शक्ति, यानी इसके ऊपर पोजेशन दिखानी थी, पोजेशन दिखानी थी, तो यहाँ क्या लगा देते? अपोस्ट्रोफेस लगा देते। अपोस्ट्रोफेस लगा के क्या लगाते? इंडियाज मिलिट्री पावर, इंडियाज मिलिट्री माइट। ठीक है, आगे बढ़े। The contrast between the two celebrations brings the nation face to face with a crisis creeping upon we, a crisis of legitimacy of traditional politics। भाई एक बात बताओ, आप खुद बता दो मुझे, अपॉन क्या है? एक अपॉन तो एक प्रेपोजिशन है, अपॉन तो एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। यहाँ वी लगाया यानी ये प्रोनाउन था, और जब प्रोनाउन में भी ऑब्जेक्ट बनाना हो बच्चों तो हम नॉमिनेटिव केस का यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं जी एक्यूजेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस का। तो वी की बजाय मैं किसका यूज़ करूँगा? यहाँ पर मैं वी की बजाय यूज़ करूँगा अस का। ठीक है, आगे चलते हैं। While the COVID-19 pandemic rages on in the United States and the United Kingdom, the scene is very different in India, with the peak having passed in mid-September 2020 and there now being a current sustained downtrend। भाई इसके अंदर भी कोई एरर नहीं दिखा, शायद कुछ बच्चों को लगा होगा प्रेपोजिशन का एरर है, कहाँ गया? पेंडेमिक रेजिज ऑन, इन दो प्रपोजिशन एक साथ, अभी तो आपने देख लिया, अब तो आप सीख गए, समझदार हो गए, बड़े बच्चे बन गए हो कि भाई यहाँ पर तो जो ये ऑन था ये इस रेजिज के साथ फिक्स था, और इन यहाँ पर प्रपोजिशन का काम कर रही थी जिसका ऑब्जेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स पूरा था। ठीक है, और रेजिज ऑन एक फ्रेजल वर्ब की तरह काम कर रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज ऑफ टू ए गुड स्टार्ट इन इट्स प्लान्स टू इम्यूनाइज 250 मिलियन पीपल बाय जुलाई, इनसाइड पेजेस मिलियन शॉट्स इन अंडर ए वीक जनवरी 25। भाई क्या कहता है कि इंडिया एक गुड स्टार्ट कर रहा है, उसका प्लान है कि 250 मिलियन लोगों को जुलाई तक कोरोना का इंजेक्शन लगा देंगे। कर रहा है प्लानिंग, शायद काम कर जाए, सरकार प्लानिंग कर रही है। ऑफ, इंडिया इज ऑफ, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इंडिया इज ऑफ का ऑफ तो होता है बंद, हम तो कहते भी है आज तो दुकान बंद थी, दुकान ऑफ थी, दुकान क्लोज होती है, चलो ऑफ नहीं होती, कहते लाइट ऑफ कर दे, वो वाला ऑफ है क्या? ये ऑफ ना एक और तरीके से भी काम करता है। इस ऑफ का ये मतलब भी होता है बच्चों क्या? एक दिशा में आगे बढ़ना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना। ये यही चीज़ कह रहा है कि जो इंडिया है ना वो एक गुड स्टार्ट कर रही है। किस चीज़ में कर रही है? अपने प्लान में कि भाई हम 250 मिलियन लोगों को जुलाई तक इंजेक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की शीट, बहुत ही ईजी थी, आज तो बहुत ज़्यादा ईजी शीट बन गई भाई। और ये क्या है, 8 मार्च को नया बैच आया था, अगर कोई आपका दोस्त भाई बंधु नहीं आ पाया, अभी भी ज्वाइन नहीं किया, तो 8 मार्च का को ही बैच स्टार्ट हुआ है, कल उसे डेमो में भेज दो। ठीक है, यही थी मेरी शीट, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करो, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।